तो दिया गया सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा बॉल है जिसका कि मास है 2 × 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 2 ग्राम का एक बॉल है। वो बॉल आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसमें कुछ चार्ज भी है। तो चलिए, इसमें मास है m, विच इज़ 2 × 10⁻³ किलोग्राम, और इसमें कुछ चार्ज है q, विच इज़ 1 माइक्रोकूलम। और ये सस्पेंडेड है एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ है 0.8 मीटर, उस स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। तो ये वो स्ट्रिंग है, यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ से वो सस्पेंडेड है। तो ये इसका लेंथ जो है, चलिए मैं L लिख लेता हूँ। इसका लेंथ है L, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.8 मीटर। एक आइडेंटिकल बॉल है हैविंग द सेम चार्ज, जिसे कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में फिक्स्ड किया गया है। यहाँ पर ये जो चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसका भी चार्ज का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है और नेचर भी सेम है, क्योंकि सेम चार्ज कहा गया, Q चार्ज है इसमें। ये फिक्स्ड है, इसकी मास की ज़रूरत है नहीं। और इसे कहाँ पर फिक्स किया गया? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में, यहाँ पर ये फिक्स्ड है। हमें ये पता करना है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम जो इस पे देंगे, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो जब हम इसे कुछ वेलोसिटी देंगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। सवाल ये है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो ताकि ये जो बॉल है, नीचे वाला बॉल, इस पे कितना मिनिमम वेलोसिटी हम प्रोवाइड करें ताकि ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करे, पूरी तरह से रिवॉल्व करे। तो देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा सर्कुलर मोशन का, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, और साथ ही साथ थोड़ा वर्क एनर्जी, इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सो चीज़ों को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम किसी बॉडी में यहाँ पर वेलोसिटी देंगे, यहाँ पर लेट अस से हमने v0 वेलोसिटी इसे प्रोवाइड किया। जैसे ही इसे हम वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी भी इसे मिलेगा। चलिए मैं इसे T लिख देता हूँ, T काइनेटिक एनर्जी। इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा, T1 नाम दे देते हैं यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी, या T0 एज यू थिंक, जो आपको ठीक लगे। मुझे कहना चाहिए था जैसा आपको ठीक लगे, T0। सो यहाँ पर एक इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ये गेंद ऊपर उठता जाएगा, इसका एनर्जी खर्चा होते जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता जाएगा, और ऐसे घूमते यहाँ पर भी इसके पास कुछ वेलोसिटी होना चाहिए। इसके पास लेट अस से इस जगह पे कुछ वेलोसिटी, लेट अस से v इज़ दैट वेलोसिटी, यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, तब जाके इसमें कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। कितना वेलोसिटी होना चाहिए वो तो कैलकुलेशन की बात है। इस तरह का प्रॉब्लम आपने सर्कुलर मोशन में सॉल्व किया था। यहाँ पर इसके पास थोड़ा वेलोसिटी होना चाहिए, कितना होगा चलिए कैलकुलेट करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जब यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी है, दैट मीन इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। लेट अस से T इज़ दैट काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या बना इसका कि हमने कुछ एनर्जी इसे प्रोवाइड किया, वो एनर्जी थोड़ा खर्चा हुआ, कहाँ पर? इसे ऊपर उठाने में। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा उसमें खर्चा हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी थोड़ा सा खर्चा हो गया क्योंकि गेंद ऊपर चढ़ा। और यहाँ पर इसके पास बचा हुआ है कुछ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसी काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं हाफ इंटू इस बॉडी का मास इंटू यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। और यहाँ पर हम कह सकते हैं, चलिए मैं इसे थोड़ा सा हटा कर लिखता हूँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू यहाँ पर इसका वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं कि जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया वो बराबर होगा जितना एनर्जी खर्चा हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
जो पोटेंशियल एनर्जी में खर्चा हो गया, और साथ ही साथ इसके बाद बचा हुआ है यहाँ पर कुछ एनर्जी T। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर चढ़ा तो खर्चा होगा कुछ एनर्जी। ये एनर्जी इतना खर्चा हो गया, इतना बचा हुआ है। आपने कहीं पर कुछ प्रोवाइड किया, सम अमाउंट, लेट अस से 100 रुपीज़, और यहाँ से बक्सा में आपने 100 रुपया डाला और वहाँ से 60 रुपया खर्चा हो गया और 40 रुपया बचा हुआ है। तो आप गौर करें, 100 आपने प्रोवाइड किया था, इतना खर्चा हुआ, इतना बचा हुआ है, तो खर्चा प्लस जो बचा हुआ है दैट विल बी इक्वल टू आपने जो प्रोवाइड किया था। सो यहाँ से देखने वाली बात यहाँ पर ये है, जो हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर जाते हैं, वो ये कि चूंकि यहाँ पर एक चार्ज है तो आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम का, ये दो चार्ज मिला के, ये चार्ज और ये चार्ज मिला के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बनेगा, जो यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर कुछ और होगा। हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी तो चेंज हो सकता है, लेकिन लकीली ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। इस दिए गए सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है दो बॉडीज़ के बीच, वो दोनों बॉडीज़ के चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है। चार्ज में तो चेंज नहीं होगा इस पूरे प्रोसेस में, चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है, और साथ ही साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप गौर से देखें, जब बॉडी यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का डिस्टेंस एल रहेगा। यहाँ पर भी डिस्टेंस एल है, जब ये ऊपर चढ़ जाएगा तो भी डिस्टेंस एल ही रहेगा। हेंस इस केस में, इस सवाल में हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है या नहीं। वहीं पर अगर ऐसा सिचुएशन दिया जाता कि ये जो चार्ज है सेंटर में फिक्स ना होके नीचे एक सर्टेन डिस्टेंस दूर अगर ये चार्ज फिक्स्ड होता यहाँ पर या फिर यहाँ पर या कहीं भी, तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज हो जाता। उस समय आपको ये भी कैलकुलेट करना होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहीं आगे चल के आप फंस न जाए फंसा हुआ क्वेश्चन में या घुमा हुआ क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। खैर, अभी अगर मैं जो एक्सप्रेशंस है इनके लिए वो अगर मैं लिखता हूँ तो मैं कहूँगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो खर्चा होगा विच इज़ एम जी, और हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है वो हाइट कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एल होगा। यहाँ से यहाँ तक एल, घूम के ऊपर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एल, यहाँ से यहाँ तक चढ़ा तो ट्वाइस ऑफ एल, सो ट्वाइस ऑफ एल। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा इसका, दैट शुड बी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर कितना मिनिमम वेलोसिटी हो सकता है, क्योंकि आप जो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वेलोसिटी, आपसे सवाल में पूछा गया है कि डिटरमाइन द मिनिमम हॉराइजेंटल वेलोसिटी, आप कम से कम कितना हॉराइजेंटल वेलोसिटी देंगे। तो जब आप कम से कम हॉराइजेंटल वेलोसिटी देंगे तो आपको यहाँ भी देखना है कि कम से कम वेलोसिटी इसका कितना होगा। खैर, जब यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा तब जाके ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन शो करेगा, और वो कितना वेलोसिटी होगा वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर आपको ये डिटरमाइन करना है इस बॉडी पे कितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, क्योंकि वही सेंट्रिपिटल फोर्स है और वही सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले तो आप देखें, इस पे एक mg लगेगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसमें लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक फोर्स नीचे की तरफ और एक फोर्स इस पे लगेगा जो कि ऊपर की तरफ होगा, जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों होगा ऊपर की तरफ? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, दोनों चार्जेस जो है सेम चार्ज है। जब चार्जेस सेम है मतलब नेचर भी सेम है, इसका मतलब दोनों में रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर Fe
ऊपर की तरफ लगेगा। एंड अगर आप कैलकुलेट करें दैट शुड बी इक्वल टू कूलॉम्स कांस्टेंट, मैं इस बार के लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम्स कांस्टेंट इंटू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q इंटू क्यू, दैट मीन Q का स्क्वायर, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितना है, L है। जब ये ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे वाला बॉल जब ऊपर चढ़ेगा तो बीच वाले और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो L होगा, सो L स्क्वायर। दैट मीन इस पे जो नेट फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, वेल और भी एक फोर्स है, अगर आप इसे काफ़ी तेज़ी से धकेलेंगे तो ये V का वैल्यू जब बड़ा होगा तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन भी होगा। तो वैसे केस में ये भी चलिए मान ही लेते हैं कि इसमें टेंशन है, फिर बाद में चल के इसमें स्ट्रिंग में एक टेंशन है T। सो इस T के साथ कन्फ्यूजन ना हो तो फिलहाल के लिए मैं इसे इस वाले जो सिंबल है, इस सिंबल को हटा देता हूँ, टेंशन T। तो यहाँ पर जो ये बॉल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है v स्क्वायर। यहाँ पर इसका वेलोसिटी देखें v, तो इस जगह पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जिस सर्कल में ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका रेडियस कितना है, L है। दैट मीन इस पे जो फोर्स लगना चाहिए, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स लगना चाहिए, दैट शुड बी मास इनटू दैट एक्सेलरेशन। सो mv स्क्वायर बाई L ये हो जाएगा फोर्स जो इस पे लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे इस वेलोसिटी में घुमाने के लिए, v वेलोसिटी से घुमाने के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू, नीचे की तरफ का फोर्स देखें mg माइनस fe विच इज k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस t। आप जितना तेजी से इसे घुमाएंगे, ये तो चेंज नहीं हो सकता है, ये तो इस सिनेरियो में फिक्स्ड है, आप जितना तेज़ी से इसे घुमाएंगे उतना इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, और उतना इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए यहाँ पर टेंशन अपीयर होगा। जितना तेज घुमाएंगे उतना ज़्यादा टेंशन होगा। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, ताकि ये स्ट्रिंग जो है ये स्लैक न कर जाए, उसके लिए टेंशन जो है ये एट मोस्ट या कहें एट लीस्ट टेंशन 0 होना होगा। अगर ये वाला वेलोसिटी उससे भी कम हो, मतलब इसका वैल्यू अगर इससे कम हो जाए, उस समय क्या होता है कि पहले ही यहाँ पहुँचने से पहले ही ये बॉल जो है, यहाँ पहुँचने से पहले ही चूँकि ये वाला टर्म जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्सीड कर जाएगा, जो इस वाले वैल्यू से जब ये एक्सीड कर जाएगा तो यहीं से बॉडी स्लैक करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि ये फोर्स जो है, ये फोर्स अगर इससे बड़ा हो गया तो ये इसे स्मॉलर रेडियस में इसे रिवॉल्व करने की कोशिश करेगा और ये इस तरह से गिर जाएगा और ये जो स्ट्रिंग जो है ये स्लैक कर जाएगा। दैट मीन कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी से अगर रिवॉल्व करना है तो फिर ये जो टर्म है, ये टर्म इस टर्म के बराबर होना होगा, टी को जस्ट 0 होना होगा, टेंशन को जस्ट 0 होना होगा। आप उससे ज़्यादा भी वेलोसिटी से घुमा सकते हैं, उसमें टेंशन अपीयर करेगा। हमसे पूछा गया मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी मिनिमम होगा। खैर, अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि हमें पता करना है V0, ये पता करना है V0, और हमारे पास ये वाला टर्म अपीयर कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जो V है, यहाँ से हम उस V को सब्स्टिट्यूट अगर करना चाहे, यहाँ से उस V को अगर यूज़ करें, दो इक्वेशन है, आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, आप जैसे आपको पसंद हो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो इसे इस तरह से सॉल्व करूँगा कि ये पार्ट जो है इसे मैं ये वाला टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन के दोनों तरफ या पूरे इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा हाफ
ये वाला हाफ अपीयर कर जाएगा। mv² तो है ही, और इस l को कैंसिल करने के लिए l भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन के दोनों साइड में, हमें मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इक्वेशन में। तो उसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म जो है ये हाफ mv² बन जाएगा। उसे यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mgl और माइनस हाफ इंटू कूलॉम्स कांस्टेंट q² डिवाइडेड बाय l। एक l कैंसिल हो जाएगा, जब हाफ l से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का एक l कैंसिल हो जाएगा। वह तो हाफ mv² के जगह पे मैं ये वाला टर्म जो है यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँगा। इसे मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर हाफ mv² इस जगह पे मैं इसे सब्सटीट्यूट करूँगा। हाफ, यहाँ पर m को कैंसिल पहले ही अगर कर देते तो बेहतर होता, चलिए कोई बात नहीं। हाफ mv0² इज़ इक्वल टू 2mgl, और यहाँ पर हाफ mv² के जगह पे हाफ mgl, और यहाँ पर माइनस हाफ k q² डिवाइडेड बाय l। हमें v0 पता करना है, तो यहाँ से m से डिवाइड कर देते हैं हम और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 2, यहाँ पर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हाफ m जो है ये चला जाएगा और v0² रहेगा। वही v0² तो हमें चाहिए, वहीं से हम v0 पता करेंगे। ऐसा करने से हमें मिलता है यहाँ पर v0 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4gl हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और m भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ से gl बचा हुआ रहेगा, माइनस यहाँ से हाफ चला जाएगा और k q² डिवाइडेड बाय lm रहेगा यहाँ पर। इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। v0² इज़ इक्वल टू 5gl माइनस k q² डिवाइडेड बाय lm। अब वैल्यूज़ सिर्फ पुट करना है। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो चलिए थोड़ा नीचे चले आते हैं। v0² ही हमें पता करना है, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सारे कंसिडरेशन SI में होगा। L जो है 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर, माइनस कूलॉम्स कांस्टेंट विच इज़ 9 इंटू 10⁹, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, उसका स्क्वायर। 1 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6 कूलम उसका स्क्वायर है, तो 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय L 0.8 मीटर, और मास जो है, मास इज गिवन 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3। उस 10⁻⁻3 को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो 10⁻3 हो जाएगा। यहाँ से 10 इंटू 0.8 इज़ 8 इंटू 5 इज़ 40, और यहाँ से आप गौर से देखें 10⁻9 इंटू 10⁻3 इज़ 10⁻12, और यहाँ पर 10⁻⁻12, ये कैंसिल हो जाएगा, और पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 अपीयर करेगा, और इससे 5, तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा 45 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से 40 माइनस
45 डिवाइडेड बाई 8, 5 गुना 8 40, बचा हुआ 5, 5.6, 2 बचा हुआ रहेगा 2, 4 बचा हुआ रहेगा 5. So that will be equal to 34.375. ऑब्वियसली हमें V नॉट चाहिए होगा, तो V नॉट इसी का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 34.375, स्क्वायर रूट ऑफ 34.375, इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 5.86 एंड समथिंग 3, सो 5.86. सो that will be nearly equal to 5.86. और ऑब्वियसली इसका यूनिट आना चाहिए मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारे कंसिडरेशन जो है ये SI में हो रहा है, तो फाइनल जो है वो SI में ही आएगा. सो दिस शुड बी 5.86 मीटर पर सेकंड. IIT JEE मेन के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है, उसका जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.